प्रिय विद्यार्थियों, आज सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के उपविषय इतिहास के द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको 3 भागों में बांटा है, जिसका प्रथम भाग आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। बच्चों, आज के जो शिक्षण बिंदु हैं वह पहले आपको परिचय कराएंगे और प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव है उसे हम जानेंगे। गांधी जी एवं उनके सत्याग्रह के विषय में हम जानेंगे। रॉलेट अधिनियम एवं खिलाफत आंदोलन के विषय में हम जानेंगे। आज के जो शिक्षण उद्देश्य हैं वह है प्रथम विश्व युद्ध द्वारा भारत में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर डाले गए प्रभावों का अध्ययन हम करेंगे। दूसरे उद्देश्य में महात्मा गांधी जी और उनके द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया उसका ज्ञान हम प्राप्त करेंगे और महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में जो विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए उनके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। खिलाफत आंदोलन के महत्व को हम समझ सकेंगे। रॉलेट अधिनियम जैसे काले कानून के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रश्न उठता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। आपने इससे पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें विस्तृत रूप से आपको समझाया गया था कि किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। तो आज हम इसको संक्षेप में लेते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? बच्चों, राष्ट्रवाद वह भावना होती है जो संपूर्ण देश को एकजुट कर देती है, जबकि लोगों के धर्म, भाषा, उनकी बोलियां, उनका खान पान, उनका निवास क्षेत्र, उनका पहनावा, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। लेकिन जब कभी देश का कोई मुद्दा बनता है, देश में कोई आपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, तो उस समय संपूर्ण देश एक सुर में बोलता है और इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। बच्चों, राष्ट्रवाद देश के समस्त नागरिकों के विचारों का एक सामूहिकरण है, उन्हें देश के प्रति समर्पण का जो बोध कराता है। बच्चों, एक उदाहरण है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं, जिनके खान पान, जिनके त्यौहार, जिनकी भाषा, जिनका पहनावा सभी कुछ भिन्न है। लेकिन इतने के बाद भी वो सब अपने को भारतीय कहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम उत्तर प्रदेश के हैं या हम पंजाब के हैं। जब कहीं बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। बच्चों, सभी के लिए यह विचारधारा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं, यह राष्ट्रवाद का ही प्रतीक है। बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश उपनिवेशवाद एक प्रमुख कारक था। अब हम यहाँ जानते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद क्या है। बच्चों, उपनिवेशवाद एक साम्राज्यवाद का आर्थिक स्वरूप होता है। अर्थात जब हम साम्राज्यवाद के चक्कर में अपने देश की सीमाओं को फैलाना प्रारंभ करते हैं तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। लेकिन जब ये आर्थिक संपन्नता के लिए किया जाए तो उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। अंग्रेजों ने यही किया। बच्चों, 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बनाई और वो इंग्लैंड से चले हमारे देश की ओर, एशिया महाद्वीप की तरफ व्यापार करने के उद्देश्य से, और यह उनका उपनिवेशवाद था। अर्थात भारत को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। आगे हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद के उदय में केवल उपनिवेशवाद कारण नहीं था, और भी कई कारण हैं। 18वीं शताब्दी के कुछ धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन भी चले, जिनका भी राष्ट्रवाद के उत्पत्ति में अमूल चूक योगदान रहा है। जैसे ब्रह्म समाज था, जिसने सती प्रथा का अंत किया। जैसे आर्य समाज था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया और हमारे हिंदू के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारी जो आर्य परंपरा है उसके बारे में उन्होंने बताया, ज्ञान कराया। थियोसॉफिकल समाज था, एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा स्थापित था, जिन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों को, छुआछूत को खत्म करने की वकालत की। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस थे, उनके परम प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने मानवतावाद का पाठ पढ़ाया और सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म समझाया।
आदि सभी ने हमारे जो है राष्ट्रवाद की उत्पत्ति में योगदान दिया। और समाज में जैसी जो बुराइयां थीं, जो हमारे समाज को तोड़ रही थीं, कमजोर कर रही थीं, उन्हें समाप्त करने की वकालत की। बच्चों, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व हमारा जो देश था उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि हम इतने संपन्न थे, हमारे पास धन धान्य की संपन्नता की कमी नहीं थी। और यह बात दूर देश में बैठे हुए जो अंग्रेज थे उन्हें पता चल गई। उन्होंने हमारे ऊपर कुदृष्टि डाली और व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में उन्होंने प्रवेश किया। बच्चों, व्यापारिक उद्देश्य से प्रवेश तो किया, लेकिन धीमे धीमे वो यहाँ के राजा बन गए, यहाँ के जो है रक्षक की जगह भक्षक बन गए। आगे हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा, और प्लासी का युद्ध लड़ने से ही उन्होंने क्या किया? बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल उस समय बहुत समृद्ध था बच्चों, तो उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया। और 1764 में वर्तमान जो बिहार है वहाँ एक स्थान है बक्सर। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने क्या किया कि दिल्ली की सत्ता हथिया ली, और वहाँ से धीमे धीमे करके वो हमारे देश के राजा बनते चले गए। बच्चों, आगे हम देखते हैं कि इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे जो आपसी झगड़े थे, हमारी जो आपसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ थीं, उसका उन्होंने फायदा उठाया, और फायदा उठाकर फूट डालो और राज्य करो की नीति पर आगे चले। उन्होंने हमें न केवल गुलाम बनाया, बल्कि हमारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार से शोषण किया। बच्चों, जब पूरा देश अंग्रेजों के अत्याचारों से त्राहि त्राहि कर रहा था, तब राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जैसी अनेक विभूतियों ने आगे आकर के हम लोगों को छुआछूत, जाति पात, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि जैसी बुराइयों से दूर रहने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। और यही बुराइयां थीं जो हमारे भारतीय समाज को खंड खंड में विभाजित करके रखा था। बच्चों, एक और बुराई थी कि हमारे समाज में पुरुषों के बराबर महिलाओं को सम्मान प्राप्त नहीं था। तो इन जो महान विभूतियों ने क्या किया? हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया हमें, क्योंकि बिना इन बुराइयों के त्याग के हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। इस प्रकार देश में हमारे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। आगे चलते हैं। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध आप सबको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 2 विश्व युद्ध अब तक हो चुके हैं, और प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव था उसमें संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ा था। आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव। तो हमें आज इसके बारे में जानना है कि उनके हमारे जीवन पर, हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़े थे, उसके बारे में हम समझते हैं। इस समय हमारे देश में क्या था? अंग्रेजों का शासन था और हम गुलाम थे। तो गुलामी के दिनों में अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने के लिए अपनी सेनाएं भी रखते थे, लेकिन बच्चों वो जो सेनाएं थीं वो अंग्रेजों के खर्चे से नहीं थीं, वो सेनाएं हमारे आपके खर्चे से थीं। उन सेनाओं को जो धन दिया जाता था, वेतन दिया जाता था, वो हम भारतीयों से वसूल किया जाता था। तो आप समझिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उनके सेना का रखने का जो खर्चा था, रख रखाव था, उसमें वृद्धि हुई। जब सेना के व्यय में वृद्धि हुई तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? भारतीयों से ही करेंगे। तो उन्होंने दूसरा कदम क्या उठाया? बड़े पैमाने पर ऋण लिए। अब जब उन्होंने जो लोन लिया उसे अदा भी करना होगा, तो अदा करने के लिए भी भरपाई कहाँ से करेंगे? हम भारतीयों से करेंगे। अगला कदम क्या किया? करों में उन्होंने अत्यधिक वृद्धि कर दी। जो कर 50% थे उन्हें 100% पहुंचाया, जो 100% थे उन्हें 150% पहुंचाया। तो अत्यधिक करों के कारण हमारा जो जीवन था वो बिल्कुल नर्क बन चुका था। बच्चों, एक और उन्होंने नया काम शुरू किया कि हमारी जो आय होती थी थोड़ी बहुत, उस पर भी उन्होंने आयकर लगा दिया। उपयोगी जो वस्तुएं थीं उनकी कीमतें दोगुनी हो गईं। क्यों? जब विश्व युद्ध हुआ तो वस्तुएं महंगी हुई, खाद्यान्न संकट आया, अकाल पड़ा, वस्तुओं की कमी हुई, उत्पादन की कमी हुई। तो ऐसे में क्या होगा कि वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और उनकी कीमत दोगुनी हुई, जिसका हमारे जीवन पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। बच्चों, युद्ध के लिए सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही थी। तो जब सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही थी तो ऐसे में वह
इंग्लैंड से तो लोगों को लेके आएंगे नहीं, और अगर लेके आते तो वह उनका धन ज़्यादा खर्च होता, अधिक उन्हें तनख्वाह देनी पड़ती। तो उन्होंने क्या किया, सैनिकों को तो चूंकि मरना था, तो मरने के लिए उन्हें भारतीयों से प्रेम तो था नहीं, तो उन्होंने भारतीयों को, जो हमारे भोले भाले ग्रामीण थे, कृषक थे, मजदूर थे, उन्हें सेना में जबरन भर्ती करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बच्चों, इसका बहुत विरोध हुआ समाज में, लेकिन अंग्रेज माने नहीं, उन्होंने जबरन पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती किया, तो जिससे कि बहुत असंतोष फैला। औपनिवेशिक सरकार के प्रति उपरोक्त सभी कारणों से हम भारतीयों के मन में अत्यंत असंतोष था। आगे देखिए कि जो खाद्य पदार्थ थे उनका अभाव उत्पन्न हुआ। पहले तो यह था कि खाद्य संकट हुआ, अकाल पड़ा, वस्तुएं महंगी हुई, कीमतें दोगुनी हो गई, लेकिन फिर क्या हुआ, अभाव उत्पन्न हुआ, मतलब बिल्कुल भूखों मरने लगे लोग। आगे देखते हैं, यह प्रथम विश्व युद्ध का एक चित्र है। आप देखिए कितना बड़ी सेना में टैंकों के साथ सैनिक प्रस्थान कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों, एक प्रश्न यहाँ पर हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जो पढ़ा है उसमें अभी क्या सीखा, उस पर आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति किस प्रकार योगदान दिया, हम आपको बताते हैं। आप भी सोचिए। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में अभी आपने पढ़ा कि हमारे ऊपर क्या हुआ, जो सैन्य खर्च था अंग्रेजों का वो बढ़ गया। उसका प्रभाव क्या पड़ा कि जब सैन्य खर्च बढ़ा तो उन्होंने लोन लिया। लोन लेने से क्या हुआ, उन्होंने हमारे ऊपर कर जो है अत्यधिक बढ़ा दिए। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, वस्तुओं की कमी पड़ गई, कीमतें दोगुनी हो गई। हम लोगों को जबरन क्या किया, सेना में भर्ती किया जाने लगा। इससे क्या हुआ, हमारे मन में असंतोष उत्पन्न हुआ। तो उस समय हमने जाति पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब सब भुला दिया। और सब भुलाने के बाद केवल एक लक्ष्य था हमारा कि हमें अंग्रेजों से लोहा लेना है, अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध करना है, इनको देश से भगाना है। और यही राष्ट्रवाद की भावना थी बच्चों जो उत्पन्न हुई। आगे देखते हैं बच्चों, एक चित्र है। अभी हमने जाना प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के विषय में। अब हम देखते हैं कि गांधी जी और सत्याग्रह। गांधी जी का हमारे जीवन में जब प्रादुर्भाव हुआ, हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम में, तो कैसे हुआ उसके विषय में समझते हैं। सत्याग्रह, बच्चों ये जो शब्द है सत्याग्रह, इसके और अहिंसा के दम पर महात्मा गांधी जी को पूरे विश्व में नमन किया जाता है। सत्याग्रह क्या होता है, अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए किया गया संघर्ष ही सत्याग्रह है। अर्थात हम सत्य तो स्वीकार करें लेकिन उसमें हिंसा ना हो, कोई दबाव ना हो। अर्थात आपसे अगर आग्रह करना है, अपनी बात कहना है, किसी का विरोध करना है, अंग्रेजों का विरोध करना है, तो हमें हिंसा नहीं करनी। हमें क्या करना है, अहिंसा के द्वारा उसको जीतना है और अपना आग्रह करना है। यही जो आग्रह है जो अहिंसा से होता है उसे सत्याग्रह कहा गांधी जी ने। आगे देखते हैं, गांधी दर्शन के दो स्तंभ, एक है सत्य और दूसरा है अहिंसा। अर्थात गांधी जी कहते थे कि हमारा कार्य बिगड़ भले जाए लेकिन हम असत्य नहीं बोलेंगे। अर्थात अगर कोई उद्देश्य हमें प्राप्त करना है तो जितना उद्देश्य हमारा सत्य होगा, पवित्र होगा, उसके लिए जो साधन होंगे वो भी उतने ही सत्य और पवित्र होंगे। और अहिंसा मतलब हिंसा न करना, नेत्र हिंसा, मुख हिंसा, वाणी हिंसा या किसी को मारना, किसी भी प्रकार की हिंसा से गांधी जी परहेज करते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था, गांधी जी ने इसे दुर्बलों का हथियार कहा। बच्चों, निष्क्रिय प्रतिरोध का तात्पर्य है, गांधी जी का कहना था कि अगर कोई आपको पीड़ा देता है तो बदले में आप भी उसको पीड़ा दें, ये आपकी कमजोरी है, ये कायरता है। गांधी जी कहते थे कि उसने तो पीड़ा आपको दी लेकिन आप उसको पीड़ा मत दीजिए। और इसी को निष्क्रिय प्रतिरोध कहते थे कि उसने पीड़ा दी, आपने बदले में उसको पीड़ा दे दी, आप शांत हो गए। बोले नहीं, यह कायरों का अस्त्र है। तो फिर क्या हुआ, सक्रिय प्रतिरोध एक शब्द दिया उन्होंने। जो सक्रिय प्रतिरोध है उसके अंदर क्या होता था, गांधी जी कहते थे कि सक्रिय प्रतिरोध के द्वारा शत्रु को प्रेम के द्वारा, करुणा के द्वारा, दया के द्वारा, सत्य के द्वारा जीता जाता है। अर्थात सत्य के द्वारा, प्रेम के द्वारा,
जो बुरा व्यक्ति है, जिसका दूषित मन है, उसके मन से बुरे विचार हटा करके उसे सही मार्ग पर लाना, यही सक्रिय प्रतिरोध है और यह बलवानों का अस्त्र है। तो आगे देखते हैं, फिर हम लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने सत्याग्रह के विषय में पढ़ा। बच्चों, गांधी जी के सत्याग्रह में सक्रिय प्रतिरोध को आप किस प्रकार स्पष्ट करेंगे? बिल्कुल सही, अभी आपको हमने बताया कि सक्रिय प्रतिरोध का तात्पर्य है कि यदि कोई आपके साथ अन्याय करता है तो आप उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे, बल्कि उसको सत्य के द्वारा, प्रेम के द्वारा, दया के द्वारा यह आभास कराएंगे कि नहीं, आप गलत हैं, और उसको गलत को स्वीकार कराएंगे। यही सक्रिय प्रतिरोध है और यह बलवानों का अस्त्र है, आपको बलवान बनाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, गांधी युग का प्रारंभ। गांधी युग, जैसा कि हम जानते हैं, 1919 से लेकर और 1947 का जो कालखंड था, उसे इतिहास में गांधी युग कहा जाता है। कैसे प्रादुर्भाव हुआ? बच्चों, गांधी जी का भारत आगमन जनवरी 1915। कहां से आगमन हुआ? आपके मन में प्रश्न होगा। दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी का देश तो नहीं था, गांधी जी तो भारत के हैं। गुजरात में इनका जन्म हुआ। जब यह अपनी कानून की पढ़ाई पढ़ करके इंग्लैंड से वापस लौटे तो इनके एक मित्र थे जो व्यवसायी थे दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ उन्होंने कहा गांधी जी से कि गांधी जी, आप आइए अफ्रीका और हमारे जो मुकदमे हैं उनको देखिए, और यहाँ नस्ल भेद बहुत ज़्यादा है, उसके संबंध में भी आप कुछ देखिए। बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद अंग्रेजों के द्वारा बहुत अधिक फैलाया गया था। नस्ल भेद क्या होता है? गोरे लोग स्वयं को अच्छी नस्ल का मानते थे और जो काले लोग थे उनको जो है हीन मानते थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो वो एक रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। बच्चों, अंग्रेजों ने उनको डिब्बे से उतार दिया और उतार करके उनको अपमानित किया। गांधी जी ने उसी दिन यह ठान लिया कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ से नस्ल भेद मिटा करके रहेंगे। एक और वहाँ पर फरमान था कि जो भी एशिया महाद्वीप के लोग थे या जो भारतीय थे, उनको एक अपना पहचान पत्र गले में टांग करके प्रतिक्षण टांग के चलना होता था। तो जो कोई नहीं टांगता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। गांधी जी ने इसका भी प्रबल विरोध किया। गांधी जी ने वहां अपना क्या किया? फिनिक्स आश्रम बनाया और अपने अनुयायियों को एकत्र किया, और धीमे धीमे उन्होंने क्या किया कि रस्किन के, थोरो के ग्रंथों को पढ़ा और गीता को पढ़ा। पढ़ करके उन्होंने सत्य और अहिंसा के विषय में आधारभूत तत्वों को खोजा और अंत में उन्होंने ये निश्चय किया कि नहीं, अब हम सत्याग्रह करेंगे। बच्चों, उसी सत्याग्रह के दम पर गांधी जी को आज पूरा विश्व नमन करता है और उन्होंने पहला प्रयोग 1906 में अफ्रीका में किया और विजय पाई। जब गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आए तो उन्होंने साबरमती आश्रम के नाम से गुजरात में अपना आश्रम स्थापित किया और अपने अनुयायियों को आगे चलने के लिए प्रेरित किया। बच्चों, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में किया गया यह प्रथम सत्याग्रह है। इसमें क्या हुआ कि चंपारण बिहार में एक जगह है जहां के किसान चावल की खेती आदि करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंग्रेज बागान मालिक जो थे वो नील की खेती जबरन करने के लिए बाध्य करते थे। एक तिनकठिया पद्धति चलती थी कि अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में किसी कीमत पर जो है वो नील की खेती करनी ही करनी है। तो बच्चों, इस बात का विरोध वहाँ के किसान कर रहे थे। वहाँ के एक कृषक समुदाय के मुखिया थे राजकुमार शुक्ला जी। वो 1916 में गांधी जी से लखनऊ में मिले। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप आइए और चंपारण में आकर के हमारे किसानों को बचाइए। गांधी जी 1917 में चंपारण गए। वहाँ इन्होंने जा करके और सत्याग्रह करने की धमकी दी। वहाँ के प्रशासन ने गांधी जी को कहा कि आप यहाँ से जाइए, लेकिन गांधी जी नहीं माने। उन्होंने कहा हम सत्याग्रह करेंगे। अंत में वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी की जो सत्याग्रह की बात थी वो सफल सिद्ध हुई। आगे चल के हम देखते हैं बच्चों, इसी क्रम में 1918 में गुजरात में एक स्थान है खेड़ा। खेड़ा एक गांव था जहां की प्लेग की वजह से, अकाल की वजह से लोग जो है बहुत परेशान थे और अपनी जो वो थी लगान थी वो देने में अक्षम थे। लेकिन हुआ क्या, वहाँ के जो जमींदार थे, वहाँ के जो कृषक थे, वो उनमें आपस में द्वंद्व शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ लगान अत्यधिक बढ़ा दी गई थी जबकि किसान देने की स्थिति में नहीं थे। तो वहाँ के कृषकों ने आग्रह किया गांधी जी से कि आप हमारा ये जो है सत्याग्रह करें। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के नाम से 1918 में अपनी भूख हड़ताल शुरू की।
जिसके समक्ष वहाँ जो है वहाँ के जमींदारों ने, जो हमारा अंग्रेज वर्ग था, उन्होंने घुटने टेके और गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह 1918 का खेड़ा सत्याग्रह माना जाता है। बच्चों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये देखिए खेड़ा सत्याग्रह का चित्र है आपके समक्ष, और ये है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जब कर रहे थे गांधी जी, उनका नेतृत्व कर रहे थे, तो उसका चित्र है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। बच्चों, प्लेग फैलने के बाद जो वहाँ के मजदूर थे वो अपना बोनस मांग रहे थे, और बोनस देने में जो मिल के मालिक थे वो आनाकानी कर रहे थे, वो बोनस नहीं दे रहे थे। ऐसे में गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और नेतृत्व करने में उन्होंने सफलता पाई। एक न्यायाधिकरण गठित किया गया जिसने मजदूरों के पक्ष में निर्णय लिया, और अंत में उन्हें बोनस प्रदान किया गया, और यह आंदोलन भी गांधी जी का सफल हुआ। आगे चलते हैं बच्चों, रॉलेट अधिनियम का विरोध 1919। रॉलेट अधिनियम क्या था बच्चों? 1917 में अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि भारत में जो हमारे मन में अंग्रेजों के प्रति एक बहुत बुरा असंतोष उत्पन्न हो रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थीं, ये जो चीजें बढ़ रही थी इसका आकलन करने के लिए कि किस स्तर पर भारतीयों में हमारे प्रति बहुत ज़्यादा असंतोष है, उसका पता लगाने के लिए, और इसलिए उन्होंने एक कानून बना दिया जिसे रॉलेट कानून बनाया कहा गया। और यह अधिनियम केंद्रीय विधानसभा में बिना हमारी मर्जी के पारित कर दिया गया। बच्चों, यह अधिनियम ऐसा था जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना उसका कारण बताए जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाता था। उसे अपनी बात कहने का अधिकार नहीं था, अपना वकील करने का अधिकार नहीं था, अपनी अपील करने का अधिकार नहीं था। इसीलिए गांधी जी ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दी और इसे राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन बना दिया। इसका विरोध शुरू हुआ। बच्चों, इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी जिस समय दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहे थे, यह घटना है 9 अप्रैल 1919 के आसपास की, और गांधी जी को कैद कर लिया गया, ले जाकर के मुंबई अंग्रेजों ने छोड़ा। उसी समय पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, 2 वहाँ के नेता थे, वह भी वहाँ विरोध कर रहे थे, उनको भी उठा के कारागार में डाल दिया था। आंदोलन पूरी तरीके से हिंसा का रूप लेता जा रहा था, अंग्रेज दमनकारी नीतियां अपना रहे थे। ऐसे में अमृतसर में क्या हुआ कि 10 अप्रैल के दिन सभी क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़ाने के उद्देश्य से और रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप सभा का आयोजन किया जा रहा था। इतने में अमृतसर का जो जनरल डायर था, वो सैन्य अधिकारी था वहाँ का, उसने सेना बुला ली, और 13 अप्रैल के दिन जिस समय जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हजारों की संख्या में निहत्थे बच्चे, महिलाएं और पुरुष एकत्रित थे, उस समय जनरल डायर ने भीषण तरीके से गोली चलवाई और हजारों लोगों की अकाल मृत्यु हुई। इस नरसंहार का पूरे विश्व ने प्रबल विरोध किया, लेकिन जनरल डायर को अंग्रेजों ने इंग्लैंड में पुरस्कृत किया। बच्चों, आगे देखते हैं, इस घटना को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। बच्चों, खिलाफत आंदोलन क्या था? जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो तुर्की था, तुर्की का खलीफा जो था, उसे समस्त विश्व के जो मुसलमान थे वो अपना मुखिया मानते थे। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो हम तुर्की को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जब अंग्रेज अपना विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उन्होंने तुर्की के विघटन का षड्यंत्र रचा और तुर्की का विघटन कर दिया। सेवर्स की संधि के बाद तुर्की का विघटन हो चुका था। ऐसे में जो भारतीय मुसलमान थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन सबके मन में बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ और उन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत करने का निर्णय लिया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई और जो हमारे खिलाफत आंदोलन के मुखिया थे मोहम्मद अली, शौकत अली, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप इसका नेतृत्व करें। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का यह सुनहरा अवसर जाना और इसको लेकर के उन्होंने दिल्ली में इसका अध्यक्षीय कार्य स्वीकार किया। अब जो खिलाफत आंदोलन था वो एक तरीके से गांधी जी के रास्ते पर चल पड़ा था। गांधी जी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम लोग एक बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ते हैं। ये देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका आप समन्वय देख रहे होंगे। तो यह एक एकता का माहौल गांधी जी ने बनाया था। आगे हम लोग देखते हैं
बच्चों, पाठ का सारांश हम लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। जैसे आज राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, हमने इसके विषय में जाना कि किन किन परिस्थितियों में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और जो हमारे धार्मिक सामाजिक आंदोलन थे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल समाज जैसे चर्चा जो हमने की, उन सब का योगदान था जिन्होंने हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के जो प्रभाव पड़े हमारे जीवन पर, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, उनका भी हमने अध्ययन किया। गांधी जी के जो नवीन प्रयोग थे, सत्याग्रह, हमने उसको समझा कि सत्याग्रह क्या होता है, सत्य के प्रति आग्रह और बिना हिंसा के, उसी को सत्याग्रह कहा जाता है। इसके विषय में हमने जाना। गांधी जी द्वारा भारत में चलाए गए जो विभिन्न आंदोलन थे, उनके विषय में हमने अध्ययन किया। आपको बताया चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी ने सहयोग दिया। बच्चों, खिलाफत आंदोलन के महत्व को हमने समझा कि कैसे खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और अंत में कैसे वो जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। और रौलट अधिनियम के विषय में हमने जाना कि रौलट अधिनियम एक ऐसा काला कानून था जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, जिसका पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में विरोध हुआ और जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। आज का बच्चों जो गृह कार्य है वह हम आपको दे रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको इसे करना है। दूसरा है गांधी जी के सत्याग्रह से आपने क्या सीखा, आपको इसको भी हल करना है। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन कौन लोग थे, हमने आपको पढ़ाया है, आपको स्वयं करना है। रौलट अधिनियम कानून को काला कानून की संज्ञा क्यों दी गई, आपको इसे भी हल करना है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिव्या जायसवाल है, रसायन विज्ञान प्रवक्ता AP सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ से। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 की 4th क्लास करेंगे, बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रीकैप करेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने अणुसंख्य गुणधर्म की डेफिनेशन करी और साथ ही साथ ये देखा कि अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं और ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म है। जो पहला है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम परासरण दाब, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन, और लास्ट में पढ़ेंगे कि असामान्य मूलर द्रव्यमान तथा वेंट हाफ गुणक के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। और जब स्टार्ट करेंगे तो जरा एक बार फिर से अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। ये वो गुण होते हैं जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, बट उनकी प्रकृति पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हैं। जैसा कि पहले बताया था, ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लिया है। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, इसको भी पढ़ा था, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किया है। साथ ही साथ हिमांक का अवनमन भी पढ़ा था, न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, वो है परासरण दाब। तो स्टूडेंट्स, परासरण दाब के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि परासरण क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपकी डे टू डे लाइफ से आपने देखा होगा कि जब कच्चे आमों का अचार डाला जाता है तो उसको नमकीन पानी में रखा जाता है, जिससे वो कच्चे आम थोड़े संकुचित हो जाते हैं। जो मुरझाए हुए फूल हैं, अगर उनको वापस से पानी में रखेंगे तो फिर से वो ताज़ा हो जाते हैं। किशमिश को अगर आप रात भर पानी में रखते हैं तो सुबह तक वो अंगूर के साइज की हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आपने इन सभी घटनाओं में ऑब्जर्व किया होगा तो एक चीज कॉमन थी कि ये सभी पदार्थ एक प्रकार की झिल्ली से घिरे हुए हैं। ये झिल्लियां जो होती हैं वो प्राकृतिक भी होती हैं, जो प्लांट या एनिमल ओरिजिन की होती हैं, या फिर
संश्लेषित होती हैं, जैसे कि सेलोफेन। इन झिल्लियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिसमें से केवल विलायक के अणु ही पास कर सकते हैं, विलय के अणु पास नहीं करते हैं, और इसी गुण के कारण इन झिल्लियों को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट इज अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है इनको। और स्टूडेंट्स, यदि इसी अर्धपारगम्य झिल्ली कि दोनों तरफ हम दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन ले लें, या कह सकते हैं कि दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर पृथक किया जाए, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो जल के अणु हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं एसपीएम से होकर। तो इस प्रोसेस को, इस प्रकरण को हम परासरण कहते हैं। चाहे आप दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आप एक तरफ विलयन ले लें और एक तरफ विलायक ले लें और बीच में एसपीएम आपने अगर लगा दिया हो, तो इस केस में भी विलायक के अणु एसपीएम से होकर विलयन की तरफ जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक एसपीएम के दोनों तरफ की जो सांद्रताएं हैं वो बराबर हो जाती हों। तो इसी प्रोसेस को हम परासरण कहते हैं। अब हम ये देखना है कि जब विलायक के अणु विलायक की ओर से विलयन की तरफ जा रहे हैं, तो उस तरफ अगर हम कोई प्रेशर लगाएं जिससे विलायक के अणु विलयन में प्रवेश ना कर पाए एसपीएम से होकर, तो जितना भी प्रेशर हमें लगाना पड़ रहा है इस प्रवाह को रोकने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे पाई है, ये परासरण दाब कहलाता है। और स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एट अ गिवन टेम्परेचर T परासरण दाब है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाना होगा जो कि R है। कंसंट्रेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं कि ये मोलारिटी होता है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और R और T को हम एज इट इज ही लिखेंगे। अगेन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपैंड करें तो हम लिख सकते हैं कि पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 और इनटू वॉल्यूम रहेगा जो कि लीटर्स में रहेगा, और R और T न्यूमरेटर में रहेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। और क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो, सिर्फ M2 अननोन हो, तो M2 की यहाँ पे गणना की जा सकती है। दैट इज परासरण दाब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन, दैट इज ये वॉल्यूम दिया है बट सेंटीमीटर क्यूब में दिया, तो उसको हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग विद 1000, और 1000 से डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.200 लीटर्स। इस जलीय विलयन में इतने ग्राम्स प्रोटीन घोला गया, दैट इज W2 की वैल्यू है ये, 300 केल्विन टेम्परेचर है ये, तो T की वैल्यू हो गई। इस विलयन का परासरण दाब ये इतना दिया, दैट इज ये पाई की वैल्यू है, इतना दाब पाया गया है। और प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसमें R की वैल्यू दी है। तो जरा हम फॉर्मूला फिर से लिख लें कि फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम और न्यूमरेटर में R इंटू T। क्योंकि हमें मोलर मास निकालना है तो उसको हम LHS में ले जाएं, फिर हो जाएगा W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V। तो W2 की वैल्यू कितनी है 1.26, R की वैल्यू दी गई है 0.083, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, अपॉन पाई की वैल्यू भी दी है 2.57 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम दिया है 0.200। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 61.022 ग्राम पर मोल। तो ये M2 की वैल्यू हो गई। तो हमने देखा कि कैसे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे हम प्रोसीड करते हैं कि जब हमें किसी बहुलक का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना हो या किसी जैव अणु का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना हो, तो इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सबसे बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लेंगे परासरण दाब विधि।
ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए दो रीजंस हैं यहाँ पे। पहला है कि इसमें जो गणना की जाती है वो कमरे के ताप पे की जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे जैव अणु होते हैं जो उच्च टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे वो अस्थायी हो जाते हैं, तो बेटर है कि रूम टेम्परेचर पे उनके मूलक द्रव्यमान की गणना की जाए। दूसरा है कि उनके जो मोलर विलयन में गणना की जाती है ये परासरण दाब विधि में, तो इसका एक फायदा ये होता है कि अगर आप मोलर विलयन ले रहे हैं तो मोलर विलयन से तनु विलयन के लिए भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं। अगर एक कंटेनर लिया है और बीच में आपने एसपीएम लगाया है और दोनों तरफ दो विलयन लिए जिनकी भिन्न सांद्रता है, अब क्योंकि सांद्रता भिन्न है तो उनके परासरण दाब भी भिन्न होंगे, क्योंकि हम ये कर चुके हैं कि परासरण दाब और सांद्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अगर मान लें कि एसपीएम के दोनों तरफ जो आपने सॉल्यूशंस लिए हैं दोनों की सांद्रता भी सेम है और परासरण भी सेम है, तो ऐसे विलयनों को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरी विलयन कहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों की सांद्रता समान हो, ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट हो, तो एक का ज्यादा है, दैट इज पाई 1 को हम कह रहे हैं कि उसका मान ज्यादा है और पाई 2 मान कम हो गया, तो जिस विलयन का परासरण दाब दूसरे से अधिक होगा तो उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, दैट इज अति परासरी विलयन। और जिसका कम होता है परासरण दाब दूसरे की तुलना में तो हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और अल्प परासरी विलयन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो स्टूडेंट्स जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस दिए जाते हैं, अंतःशिरा इंजेक्शंस जो दिए जाते हैं वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन के साथ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 0.9% NaCl सॉल्यूशन या सैलाइन सॉल्यूशन आरबीसी से आइसोटोनिक होता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं प्रतिलोम परासरण पर। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने सीखा कि विलयन की तरफ जितना भी हम दाब लगा रहे हैं जिससे विलायक के अणु एसपीएम से होकर उसमें प्रवेश ना कर पाए, तो उसको हमने कहा वो परासरण दाब होता है। यदि विलयन की तरफ हम परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दें तो अब प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विलायक से विलयन की ओर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। और ये कब होता है? जब आप प्रेशर लगा रहे हैं ग्रेटर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन साइड पे लगा रहे हैं। प्रतिलोम परासरण को रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं, जिसका अगर हम इनिशियल लें तो RO रिवर्स ऑस्मोसिस, यही घरों में सबके घरों में ये लगा होता है RO, और जो ये RO है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर ही वर्क करता है, जिससे आपको प्योर वाटर मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एक कंटेनर लिया है, बीच में एसपीएम लगा है, एक तरफ शुद्ध जल लिया है, दूसरी तरफ लवणीय जल लिया है। तो अगर ये सिंपल प्रोसेस हो रही है तो ये शुद्ध जल के जो अणु हैं वो लवणीय जल में प्रवेश करेंगे थ्रू एसपीएम, और तब तक प्रवेश करेंगे जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पाइप जो है प्रेशर लगाया ताकि यहाँ पे लवणीय जल में विलायक के अणु या शुद्ध जल के जो अणु हैं वो प्रवेश ना कर पाए। लेकिन अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा दाब लगा दिया तो अब लवणीय जल में जो विलायक के अणु होंगे वो शुद्ध जल में प्रवेश करेंगे थ्रू एसपीएम, और इसी को हमने क्या कहा, प्रतिलोम परासरण। और इसका एक फायदा वो होता है जहाँ पे जो समुद्र जल बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, पीने के पानी की कमी होती है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस करके प्रतिलोम परासरण करके समुद्र जल का विलवणीकरण करके उसको शुद्ध जल में, पेयजल में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू अननोन सॉल्यूट का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना बताया हम लोगों को, किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। तो जब तक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब तक तो ठीक ठीक रिजल्ट्स आ रहे थे। जिस सॉल्यूट का या जिस ठोस का आप मोलर मास आप निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, बिल्कुल वही मोलर मास आ रहा था जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक्सपेरिमेंट करके उनका मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब वो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज KCl है,
एसिटिक एसिड है, इनके साथ डील कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने पे जो उनका मोलर द्रव्यमान आ रहा था अनुमानित से या तो ज्यादा आ रहा था या कम आ रहा था, तो इसी को कहा गया असामान्य मोलर द्रव्यमान। ऐसे मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य की तुलना में निम्न होते हैं या उच्च होता है, तो उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। बट ये चीजें एक्सेप्टेड तो है नहीं, तो इसको करेक्ट करने के लिए वैन टॉप फैक्टर लिया गया आई। इसको कैलकुलेट करते हैं कि I इज इक्वल टू सामान्य मोलर द्रव्यमान अपॉन असामान्य मोलर द्रव्यमान। I इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्य गुण अपॉन परिकलित अणुसंख्य गुण। या तीसरा फॉर्मूला है संगुणन दैट इज एसोसिएशन या वियोजन दैट इज डिसोसिएशन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या अपॉन संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की कुल मोलों की संख्या। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि प्रॉब्लम आई तो कैसे आई। हम एग्जांपल लेते हैं KCl का। अगर हम इसका एक पार्टिकल लेके चलें तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डिसॉल्व करने पे हमें इसके दो पार्टिकल मिलेंगे K+ और Cl-। तो पार्टिकल की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, जस्ट डबल हो गई। और हमने पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मोलर मास। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा विलय कणों के संख्या पे डिपेंड करते हैं। लेके तो हम एक चले थे, लेकिन अगर वो डिसोशिएट करके वो दो में कन्वर्ट हो गए, डबल हो गई, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो दैट इज उन्नयन आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन आएगा 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए। तो मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी मोलर मास क्या हो जाएगा, हाफ। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि KCl का मोलर मास आना चाहिए, लगभग उससे हाफ आ रहा था। सिमिलरली जब एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लें, तो एसिटिक एसिड के अगर हमने 2 पार्टिकल्स लिए तो ये वाटर में जाके डाइमराइज कर जाते हैं, दैट इज 2 अणु मिलकर एक अणु मिलेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 2 जो है आपस में जुड़ जाते हैं, दैट इज 2 पार्टिकल लेके चले थे एक, यानी कि पार्टिकल्स हाफ हो गए। तो डेल्टा TB जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है मोलर मास से, तो जितना एलिवेशन होना चाहिए था उसका हाफ एलिवेशन हुआ, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, जस्ट डबल, दैट इज मास आना चाहिए था 60 ग्राम पर मोल, ऑलमोस्ट डबल आ रहा है 120 ग्राम पर मोल। और ये वैल्यूज एक्सेप्टेड तो है नहीं, तो उनको करेक्शन टर्म हमें वहां पे लगाना पड़ेगा उनका करेक्ट मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए। तो उसके लिए ही आई की आप कैलकुलेशन करेंगे। तो अब जो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनसे अगर हमें सही मोलर मास डिटरमाइन करना है, तो उनके समीकरण को संशोधित किया गया आई लगा के। पहला क्या है, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू I इंटू N2 अपॉन N1 संशोधित हो जाएगा। क्वथनांक का उन्नयन दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। हिमांक का अवनमन डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। और विलयन का परसरण दाब दैट इज पाई इज इक्वल टू I इंटू N2 RT अपॉन V। अब यहाँ से I लगा के अगर मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल सही फॉर्मूला, जो फॉर्मूले से मोलर मास आता था वही इन फॉर्मूले से भी आएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि सही मोलर मास कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है आई लगा के। दैट इज KCl था, 1 पार्टिकल लिया जो डिसोशिएट होके K+ और Cl- में डिसोशिएट हो गया, तो 1 पार्टिकल्स हो गए। डेल्टा TB तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है मोलर मास से, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई, जस्ट डबल हो गई, 2 आ गया, मोलर मास हाफ हो गया। अब हम आई निकालें अगर इसका, तो आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो थर्ड फॉर्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने में 2, बिफोर डिसोसिएशन कितने थे 1, तो आई की वैल्यू हो गई 2। तो अब अगर हम डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M कैलकुलेट करेंगे, तो मास हमारा पहले हाफ आ रहा था, लेकिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या I की वैल्यू हमने रख दी 2, तो अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो सही मास कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली आप एसिटिक एसिड का देखेंगे, तो एसिटिक एसिड के 2 पार्टिकल्स आपने लिए, तो वो डाइमराइज करके एक पार्टिकल बना रहा है, दैट इज 1। इसका अगर हम आई कैलकुलेट करें तो आफ्टर एसोसिएशन पार्टिकल है 1, बिफोर एसोसिएशन पार्टिकल्स हैं 2, तो वैल्यू आ गई 0.5। तो
अब फिर से अगर हम यहाँ पे डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मोलर मास, तो पहले क्या प्रॉब्लम थी, जब हमने आई नहीं लगाया था मोलर मास जस्ट डबल आ रहा था। अब आई लगाते हैं, आई की वैल्यू है 0.5, तो अब जो है मोलर मास सही सही कैलकुलेट हो जाएगा। So this is why we are saying that I is the correction term, कि I को हम correction term की तरह यूज करते हैं। ना एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फ्लोरोएसिटिक एसिड के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम में घोलने पर जल के हिमांक में 1.0 डिग्री का अवनमन हुआ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्लोरोएसिटिक अम्ल का वैन टॉप गुणांक दैट इज आई कैलकुलेट करना है और वियोजन स्थिरांक दैट इज के ए कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि यहाँ पे जो फ्लोरोएसिटिक एसिड है, आई निकालने के लिए नॉर्मल मोलर मास अपॉन एम नॉर्मल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फ्लोरोएसिटिक एसिड का पहले फॉर्मूले से जो नॉर्मल मोलर मास है वो कैलकुलेट करेंगे, तो आएगा 78 ग्राम पर मोल। अब हम देखेंगे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हमने आई नहीं लगाया है तब उससे क्या मोलर मास आएगा, ऑब्वियसली वो एब नॉर्मल मोलर मास होगा। तो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W2 और यहाँ पे 1000। तो अगर हमें M2 कैलकुलेट करना है तो M2 को LHS में ले गए, बाकी सब जो है RHS में ले गए और ये डेल्टा टी एफ इंटू W2। के एफ की वैल्यू क्योंकि पता है कि वाटर है तो के एफ की वैल्यू होगी 1.86, W2 दिया गया है 19.5 ग्राम्स और ये 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ दिया है कि 1 डिग्री का डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में और W2 यहाँ पे W1 होगा, तो W1 हमारा लिया गया है 500 ग्राम्स। तो सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 72.54 ग्राम पर मोल। अब हम आई कैलकुलेट कर लें। आई होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास हमारा 78 आया है, एब नॉर्मल मोलर मास 72.54 आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी 1.075। अब हम निकालेंगे अल्फा कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज वियोजन स्थिरांक के ए निकालना, तो पहले हम अल्फा निकालेंगे। वो फॉर्मूला होता है I-1 अपॉन n-1। आई की वैल्यू हम लिख चुके हैं 1.075 माइनस 1 अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। जब एसिटिक एसिड डिसोशिएट करेगा तो वो 2 पार्टिकल्स में होगा, एक फ्लोरोएसिटेट आयन और एक H+ आयन। तो 2 - 1 लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे आंसर आएगा 0.075। ये हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा आ गया तो हम के ए निकालेंगे और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, दैट इज C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। C क्या है, कंसंट्रेशन है, दैट इज मोलारिटी। आप इतना वैल्यू अगर आप अलग से कैलकुलेट कर दें तो आपको मोलारिटी पता चल जाएगी जिसकी वैल्यू है 0.5 आएगी। अल्फा की वैल्यू है 0.075 का आपको स्क्वायर करना है अपॉन 1 माइनस 0.075 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.07 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आपका के ए की वैल्यू आ गई और यहाँ से आपका आई की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स आज ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो पहले हम रिवाइज कर लें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ा। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें से 3 हम पिछली बार पढ़ चुके थे, दैट इज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर हिमांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, देन हिमांक का अवनमन। ये 3 हम पहले पढ़ चुके थे। आज हमने पढ़ा परासरण दाब और उस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी किए। साथ ही साथ उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशन होता है, जल शोधन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा।
और फिर उसके बाद हमने पढ़ा असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये क्या होता है, किस वजह से असामान्य मोलर द्रव्यमान आता है, फिर उसे किस तरीके से करेक्ट किया जाता है बाय वैन हॉफ गुणांक। तो इससे आपको करेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि ये सब करेक्ट करने के बाद हमें सही सही मोलर द्रव्यमान ज्ञात होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास वाइंड अप करने से पहले देखते हैं कि आज का क्या होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न विलयनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये 4 विलयन है। पहला है 1 मोलर K4FeCN6, दूसरा है 1 मोलर NaCl, तीसरा है 1 मोलर ग्लूकोज और 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं मोलारिटी यानी कि कंसंट्रेशन सबकी सेम है, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो I से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज को छोड़ते हुए बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी यहाँ पे I का रोल आएगा। तो पहले आप सबका I निकालेंगे, वैन हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उनको उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन कि क्या होगा यदि आरबीसी को निम्न विलयनों में रखा जाए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि आरबीसी जो है वो 0.9% सलाइन सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक होता है, समपराशरी होता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा सांद्रता वाले विलयन में अगर उसको रख दिया जाए तब क्या आरबीसी पे प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रक्रम होगा वहां पे, और अगर उससे कम सांद्रता वाले NaCl सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है।